हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स को देखते हुए भारतीय संविधान की क्लास की शुरुआत किया गया है। और मेरे साथियों, यह भारतीय संविधान का दूसरा क्लास है। अर्थात पहले क्लास में हम लोगों ने राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर होता है उसको देखने का प्रयास किए थे। मेरे साथियों, इस वीडियो में संविधान के परिचय पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, संविधान के परिचय में क्या क्या पढ़ेंगे, आइए एक नज़र डाल लेते हैं। संविधान का परिभाषा क्या होता है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। संविधान का अर्थ क्या होता है, इसको भी देखेंगे। राज्य व्यवस्था या पॉलिटी किसे कहते हैं और इसका परिभाषा क्या होता है, इसको भी देखेंगे। संस्था कौन क्या होता है और कौन संस्था में शामिल होता है, इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। संविधान का वर्गीकरण भी किया जाएगा। लिखित संविधान किसे कहते हैं और किस देश का संविधान लिखित संविधान का उदाहरण है, इसको भी देखेंगे। अलिखित संविधान किसे कहते हैं और किस देश का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है, इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। निर्मित संविधान और विकसित संविधान किसे कहते हैं और निर्मित संविधान का उदाहरण कौन सा देश है और विकसित संविधान का उदाहरण कौन सा देश है, इसको भी देखेंगे। नेक्स्ट, लचीला संविधान और कठोर संविधान क्या होता है और कौन सा देश का संविधान लचीला संविधान का उदाहरण है और किस देश का संविधान कठोर संविधान का उदाहरण है। भारत का संविधान कैसा है, लिखित है या अलिखित है, निर्मित है या विकसित है, कठोर है या लचीला है। इन तमाम जितने भी पहलू हैं, जितने भी प्रश्न हैं, इन तमाम प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिल जाएगा। तो मेरे साथियों, संविधान के परिचय में जो पहला पॉइंट है, संविधान का परिभाषा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। मेरे साथियों, यदि कोई आपसे पूछे कि संविधान का परिभाषा क्या होगा तो क्या बताएंगे? तो कहेंगे कि संविधान सर जी वही होता है जिसके आधार पर किसी देश का विधियों का शासन संचालित किया जाता है। टूटे फूटे शब्दों में यदि ऐसे भी बोल देंगे तो काम चल जाएगा। और डिटेल से कैसे बोलेंगे? संविधान विधियों एवं नियमों का ऐसा समूह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं? संविधान कहते हैं। जब इतना बताएंगे तो कोई जो सुनेगा कहेगा वाह बेटा वाह, कितना ज़बरदस्त आप जवाब दिए हो। तो आइए इस जवाब को और या परिभाषा को लिख लेते हैं। संविधान का परिभाषा तो लिखिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा, परिभाषा। परिभाषा, और किसका परिभाषा लिखने जा रहे हैं? संविधान का। तो लिखिएगा, संविधान संविधान विधियों विधियों एवं नियमों का एवं नियमों का ऐसा समूह है, ऐसा समूह है जिसके आधार पर आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। शासन, किसी देश का शासन संचालित किया जाता है, किया जाता है। तो संविधान का परिभाषा क्या होगा? तो संविधान का परिभाषा होगा कि संविधान विधियों एवं नियमों का ऐसा समूह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। जैसे भारत का शासन संचालित किसके आधार पर होता है? तो भारतीय संविधान के आधार पर होता है। ठीक है, तो यह क्या हुआ? भारत का संविधान का परिभाषा।
ठीक है। या किसी भी संविधान का परिभाषा क्या होगा, तो यही होगा कि संविधान विधियों एवं नियमों का ऐसा समूह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। तो इसे याद करना चाहते हैं तो करिएगा, नहीं याद करना चाहते हैं तो मत करिएगा। तो संविधान का परिभाषा क्या होता है इसको देख लिए। अब देखते हैं संविधान का अर्थ। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, दूसरा संविधान का अर्थ। संविधान का अर्थ। अर्थ मेरे साथियों, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम प्लस विधान दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है समान और विधान का अर्थ दो निकलता है, एक निकलता है कानून और दूसरा निकलता है आपका नियम। नियम जो है बाध्यकारी नहीं है, लोगों के लिए बाध्यकारी नहीं है। लोग मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, नहीं मानना चाहते हैं तो नहीं माने, ठीक है। लेकिन कानून सबके लिए बाध्यकारी है। इस प्रकार यदि आप देखें तो एक और अर्थ निकलता है संविधान का, कि संविधान विधियों और नियमों का ऐसा संग्रह है जो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। तो आइए इसे और डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। एक बार लिख लेते हैं, तब इसे एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखिएगा संविधान का अर्थ में, लिखिएगा संविधान का शाब्दिक विश्लेषण करने पर थोड़ा सा सजा के लिखिएगा, करने पर संविधान का सही अर्थ का पता चलता है। सही अर्थ का पता चलता है। तो मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है कि संविधान का जब आप शाब्दिक विश्लेषण करते हैं तो संविधान का सही अर्थ का पता चलता है। अब विश्लेषण कैसे करेंगे तो आइए देख लेते हैं। संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो दो, सम प्लस विधान, दो शब्द मिले हैं तब क्या बना है, संविधान बना है। सम का अर्थ, इसका अर्थ देखिएगा, सम का अर्थ होता है समान। क्या होता है, समान होता है। और विधान का अर्थ दो निकलता है, एक निकलता है नियम। क्या निकलता है, नियम निकलता है। और दूसरा अर्थ निकलता है इसका कानून। मेरे साथियों मैं बोला हूँ कि नियम जो है यह बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी का मतलब यह है कि यह तोड़ सकते हैं आप, कभी इमरजेंसी आई तो इसको तोड़ा जा सकता है नियम को। जबकि कानून बाध्यकारी है, यह बाध्यकारी नहीं है, ऐसे कर लीजिएगा, बाध्यकारी नहीं है। जबकि कानून क्या है, बाध्यकारी है। तो सम का अर्थ होता है समान और विधान का दो अर्थ निकलता है, एक निकलता है नियम, दूसरा निकलता है कानून। नियम जो है वह बाध्यकारी नहीं है, इसे तोड़ा जा सकता है। कभी इमरजेंसी आई, कभी वैसे मुश्किल घड़ी आई तो नियम को तोड़ सकते हैं, लेकिन कानून को नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि संविधान विधियों एवं नियमों का ऐसा समूह है, या कानूनों और नियमों का ऐसा समूह है जो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। तो एक और परिभाषा बता सकते हैं, आइए देखिए, लिखिएगा संविधान, इसी को शब्द को ले लेते हैं, संविधान कानूनों और नियमों का
ऐसा संग्रह है, ऐसा संग्रह है, यानी इकट्ठा किए हैं, संग्रह है जो सभी व्यक्तियों पर, जो सभी व्यक्तियों पर, सभी व्यक्तियों पर समान रूप से, समान रूप से लागू होता है, लागू होता है, समान रूप से लागू होता है। अतः एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, अतः संविधान, अतः संविधान देश का सर्वोच्च विधि है, सर्वोच्च विधि या कानून है, विधि या कानून है। यह कई बार पूछा गया है, कानून है कि सबसे ऊपर कौन है, संविधान है, न्यायालय का निर्णय है कि संसद का निर्णय है, ठीक है, या कोई और है, कोई और किताब है। तो क्या है, संविधान देश का क्या है, सर्वोच्च विधि है, सर्वोच्च कानून है। या आईपीसी दे दे या सीआरपीसी दे दे, नाम तो चेंज हो गया आईपीसी और सीआरपीसी का, लेकिन मान लीजिए एनएसएस दे दे या एनएसए दे दे, तो उसके स्थान पे आप क्या टिक करेंगे, संविधान। संविधान देश का क्या है, सर्वोच्च विधि है। तो मेरे साथियों, संविधान का परिभाषा क्या होता है, परिभाषा देख लिए। संविधान का अर्थ क्या होता है, इसे देख लिए। अब चलते हैं राज व्यवस्था या पॉलिटी किसे कहते हैं, इसको देखने का प्रयास करते हैं। संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जबकि राज व्यवस्था को पॉलिटी कहते हैं। तो लिख लेते हैं तीसरा, राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, या इसको क्या बोलते हैं, पॉलिटी, पॉलिटी। और वास्तव में मेरे साथियों, हम वर्तमान समय में क्या पढ़ते हैं, पॉलिटी ही पढ़ते हैं, ठीक है। और राज व्यवस्था क्या होता है या पॉलिटी क्या होता है, इसको एकदम सरल ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। जब तक समझेंगे नहीं, तब तक संविधान क्या होता है, राज व्यवस्था क्या होता है, आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो दोनों का तुलना भी कर देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों। राज व्यवस्था संविधान का एक अनुप्रयोग है, यानी एप्लीकेशन है। जैसे मोबाइल होता है, मान लीजिए मैं एक उदाहरण समझा रहा हूँ। यह है क्या, यह है संविधान, और इसके अंदर व्हाट्सएप होगा, इसके अंदर यूट्यूब होगा, इसके अंदर इंस्टाग्राम होगा, इसके अंदर टेलीग्राम होगा, बहुत सारे ऐप होंगे, फेसबुक होगा। तो जो अंदर फेसबुक है, इंस्टा है, आपका व्हाट्सएप है, वह क्या है, राज व्यवस्था। क्या है, राज व्यवस्था। यह पहला लेटर मैं बोला हूँ, तो लिखिएगा, एक एक लेटर लिखते चलते हैं और समझाते चलूँगा। लिखिएगा, राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, या इसे क्या बोलते हैं, पॉलिटी, POLITY, पॉलिटी। संविधान का, संविधान का, संविधान का एक अनुप्रयोग है, एक अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग को बोलते हैं एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन है, ठीक है। तो राज व्यवस्था या पॉलिटी संविधान का क्या है, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन है। तो मेरे साथियों, संविधान, अब देखिएगा, इस लेटर को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे और इस मोबाइल को देखेंगे उदाहरण, तो एकदम इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। संविधान का एक अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन है, यह मोबाइल है, और मोबाइल के अंदर जो ऐप है वह क्या है, राज व्यवस्था, ठीक है। तो संविधान का किताब है, और संविधान के अंदर जितने ऐप हैं वह क्या हैं, राज व्यवस्था या पॉलिटी हैं। मेरे साथियों, जब संविधान को व्यवहार में लागू किया गया, यानी इस मोबाइल को जब लागू किया गया, तो जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आए उसे ही राज व्यवस्था कहते हैं। अब देखिए इस मोबाइल को,
जब यह मोबाइल लॉन्च हुआ तो इस मोबाइल में जो भी विषय और मुद्दे उभर कर सामने आए उसे ही क्या कहते हैं, आपका राज व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि इस मोबाइल को जैसे ही लॉन्च किए होंगे, हो सकता है कि इसका बैटरी ख़राब हो, तो बैटरी होता है ना कि आप बताते हैं ना कि इस मोबाइल को आप मत लीजिएगा क्योंकि इसका बैटरी नहीं चलता है, या इस मोबाइल को मत लीजिएगा क्योंकि इसका कैमरा ख़राब है, या इस मोबाइल को नहीं लीजिएगा क्योंकि इसमें इंस्टा सही ढंग से नहीं चलता है, या फेसबुक सही ढंग से नहीं चलता है, या फेसबुक का जो ऐप है ये चलता ही नहीं, ये हैंग हो जाता है, या इसे कोई भी क्या कर सकता है कि क्रैक कर सकता है, इस पर कब्जा कर सकता है। ऐसे आप बता रहे हो तो इसकी कमियां और मुद्दे को बता रहे हैं। जब यह मोबाइल को लॉन्च किए तो यह संविधान रहा। जब इसकी कमियों और विषयों को बता रहे हैं तो उसी को क्या कहेंगे, राज व्यवस्था कहेंगे। जैसे बताएंगे कि इसका जो कैमरा है ना, इसका सही ढंग से डीएसएलआर इसका सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, वही क्या है, मुद्दा। तो एक बार और सुनिएगा, जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है तो जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उसी को ही क्या कहते हैं, राज व्यवस्था कहते हैं। और वास्तव में मेरे साथियों, जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे, यही थे। लेकिन वर्तमान में गणना की दृष्टि से देखेंगे तो 450 अनुच्छेद हैं। तो ये 450 395 के बाद वर्तमान में जो लगभग 50 से 60 अनुच्छेद है, यह कहाँ से आए, तो यह आपके संसद के कानून का देन है, न्यायालय के निर्णय के देन है। वह क्या है, उसी को राज व्यवस्था कहते हैं। जैसे आप अनुच्छेद 15 पढ़ेंगे, जैसे आप अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे, जैसे आप अनुच्छेद 18 पढ़ेंगे, तो कुछ तो ऐसे अनुच्छेद हैं जो मूल संविधान के हैं और कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो संसद का देन है, और जो संसद के देन हैं उसी को क्या कहते हैं, राज व्यवस्था। तो आज हम संविधान और राज व्यवस्था दोनों को मिला के पढ़ते हैं, मतलब मोबाइल को भी पढ़ते हैं और मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन है, जो अनुप्रयोग है, उसको भी पढ़ते हैं, यानी दोनों को पढ़ने का कार्य करते हैं। इसलिए जब भी आप देखेंगे तो भारतीय संविधान नहीं लिखा रहेगा, पुस्तक पे भारतीय संविधान के अलावा भारत की राज व्यवस्था लिखा रहेगा, क्योंकि भारत की राज व्यवस्था एक व्यापक शब्द है और राज व्यवस्था में भारत का संविधान भी है और भारत के संविधान से जो मुद्दे और विषय हैं उसको भी शामिल किया गया है। तो इस पुस्तक में 395 अनुच्छेद भी मिल जाएंगे और 395 अनुच्छेद में जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आए वह भी इस पुस्तक में मिल जाएगा। इसलिए जब भी आप भारतीय संविधान की पुस्तक लेंगे तो वहाँ पे भारतीय संविधान नहीं लिखा होता है, क्या लिखा होता है, भारत की राज व्यवस्था। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, लिखिएगा। जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है, लागू किया जाता है तो जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उसे राज व्यवस्था या क्या कहते हैं, पॉलिटी। राज व्यवस्था को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पॉलिटी कहते हैं। एक पॉइंट और लिखिएगा, सामान्यतः
राज्य व्यवस्था के निम्नलिखित तत्व हैं। निम्नलिखित तत्व हैं। अब राज्य व्यवस्था के कितने तत्व हैं, आइए देख लेते हैं। पहला लिखिएगा संसद के कानून, यह भी क्या है, राज्य व्यवस्था का तत्व है। लिखिएगा संसद के कानून, ये क्या है, राज्य व्यवस्था का तत्व। दूसरा लिखिएगा न्यायालय के निर्णय, ये भी क्या है, राज्य व्यवस्था के तत्व हैं। एक और लिखिएगा तीसरा विभिन्न प्रकार की संस्थाएं तथा उनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, यह क्या है मेरे साथियों, ये 3 राज्य व्यवस्था के निम्नलिखित तत्व हैं। संसद के कानून भी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। न्यायालय के निर्णय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं और उनसे उत्पन्न होने वाले जो मुद्दे हैं वह भी राज्य व्यवस्था के निम्नलिखित तत्व के अंतर्गत आते हैं। मेरे साथियों, संसद के जो कानून हैं, जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 1 से लेकर और 395 तक, तो संसद के कानून को पढ़ना ही पढ़ना है। यानी हम अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे संसद के कानून, 2 पढ़ेंगे तब भी पढ़ना है। कौन से, जैसे 2 में क्या है, विदेशी राज्य के कोई ज़मीन है तो उसे कैसे भारत के में लेना है, ठीक है। तो जब पढ़ेंगे तो संसद की बात उसमें आएगा, संसद का कानून आएगा। 3 पढ़ेंगे तब भी आएगा, 4 पढ़ेंगे तब भी आएगा। यानी अनुच्छेद के कई सारे अनुच्छेद है जहाँ पे संसद के कानून आएंगे, तो संसद के कानून को अनुच्छेदों में पढ़ेंगे। वैसे ही न्यायालय के निर्णय, जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो न्यायालय के जगह जगह पे इनके निर्णय को भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं तथा उनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, इनको देख लेंगे। मुद्दे तो जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन संस्थाएं कैसी होती हैं, क्या होती हैं संस्थाएं, कितने प्रकार की संस्थाएं होती हैं, यह भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं मिलेगा। लेकिन एक झलक देख लेंगे, क्योंकि आपका स्टेट पीसीएस में यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। जैसे संस्थाएं, कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था है, कौन सी संस्था असंवैधानिक संस्था है, कौन सी संस्था सांविधिक विधिक संस्था है, कौन सी संस्था कार्यकारी संस्था है, और उसके उदाहरण से प्रश्न पूछ लेता है। ये छोटे एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपके एग्जाम में पूछने की पूर्णतः संभावना है। इसीलिए जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे साथियों, आगे बढ़ने से पहले इसे मिटा देते हैं। तो मेरे साथियों, आइए पहले हेडिंग बना लेते हैं संस्था, तब इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो हेडिंग बनाइएगा संस्था। मेरे साथियों, संस्था 3 प्रकार का होता है। तो जैसे मैं बना रहा हूं, आप भी बना लीजिएगा। संस्था कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। और पहला संस्था है संवैधानिक संस्था। तो लिखिएगा संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था। दूसरा है मेरे साथियों असंवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था। और तीसरा है मेरे साथियों गैर संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था। यहाँ से
स्टेट पीसीएस में प्रश्न बनता है, इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ। पूछ देगा कि संवैधानिक संस्था का उदाहरण कौन कौन से हैं, या निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था का उदाहरण है। अभी मैं बता दूंगा उदाहरण, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये संवैधानिक संस्था है क्या। पूछ सकता है कि गैर संवैधानिक संस्था का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। उदाहरण जब जान लेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। मेरे साथियों, संवैधानिक संस्था उसे कहते हैं जिसका स्रोत संविधान है, उसे क्या बोलते हैं, संवैधानिक संस्था। तो आइए इसे लिखने का प्रयास करते हैं। पहले इसे जानते हैं कि संवैधानिक संस्था क्या होता है। तो लिखिएगा, वे संस्था जिसका स्रोत संविधान है, वे संस्था जिसका स्रोत संविधान है उसे संवैधानिक संस्था कहते हैं, उसे संवैधानिक संस्था कहते हैं। अब आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं और इसको दोबारा पढ़ने का एक बार प्रयास करिए। क्या बोल रहा है यह लेटर, तो बोल रहा है वे संस्था जिसका स्रोत क्या है, संविधान है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, संवैधानिक संस्था बोलते हैं। तो स्रोत क्या बोल रहा है, संविधान। तो आइए उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं कि कौन सी संस्था संविधान में उल्लेखित है। मेरे साथियों, सबसे पहले तो देखने का प्रयास करेंगे कि किस अनुच्छेद में संस्था का उल्लेख किया गया है और उस संस्था कौन कौन से हैं। तो अनुच्छेद 124 में क्या है, क्या बताएंगे आप, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, एक संस्था ही है। और कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है। तो आइए लिख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय या अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं अनुच्छेद 124, वैसे ही हाई कोर्ट भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा अनुच्छेद 148, इसमें क्या है, कैग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आप पूरा लिख लीजिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और कैग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 148। तो संविधान में तो है ना, किस अनुच्छेद में है, तो 148। इसलिए कैग कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है। और देख लेते हैं अनुच्छेद 280, इसमें क्या है, वित्त आयोग। और वित्त आयोग कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है। इसके अलावा देखिए 315 में क्या है, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग। यह भी कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 324, इसमें क्या है, भारत का निर्वाचन आयोग। और यह भी कैसी संस्था है, यह भी आपका संवैधानिक संस्था है। इसके अलावा देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है मेरे साथियों, इसको हल्के में मत लीजिएगा, बार बार कहेंगे। इसमें क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। यह भी कैसी संस्था है, आपका संवैधानिक संस्था है। क्यों है, क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के अनुच्छेद में है, इसलिए कैसी संस्था है, संवैधानिक। और लिखिएगा, जहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, अनुच्छेद 338 ए, यह ए है, स्वतंत्र अनुच्छेद है। इसमें क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित
अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी एसटी के लिए है, जनजाति आयोग, यह भी कैसी संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है। एक और लास्ट लिख लीजिएगा, जहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अनुच्छेद 340, इसमें क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, यानी ओबीसी के लिए आयोग है। तो लिख लीजिएगा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, और यह भी कैसी संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है। अब चलते हैं मेरे साथियों असंवैधानिक संस्था की तरफ। संवैधानिक संस्था आप समझ गए होंगे, अब किस पे चलते हैं? असंवैधानिक की तरफ। असंवैधानिक किसे कहेंगे? परिभाषा इसका क्या होगा? तो वे संस्था जो संविधान के विरुद्ध हैं, वैसी सभी संस्थाएं क्या होंगी? असंवैधानिक संस्था होंगी। तो आइए पहले लिख लेते हैं इसके परिभाषा, तब इसका उदाहरण कुछ देख लेंगे। तो लिखिएगा, इसको लिखिएगा, इसका परिभाषा, वे संस्था जो संविधान के विरुद्ध हैं, उसे असंवैधानिक संस्था कहते हैं। असंवैधानिक संस्था कहते हैं। इसका उदाहरण मेरे साथियों कौन होगा? क्या बताएंगे? आपके यदि मन से मैं पूछूं तो अभी आप क्या बता सकते हैं कि वैसी संस्था जो संविधान के विरुद्ध हैं, संविधान उन्हें गलत मानता है कि ऐसी संस्था नहीं होनी चाहिए, इसका उदाहरण आपके मन में क्या आ सकता है? तो जो आपके मन में आएगा वही मैं लिखूंगा। क्या आ सकता है? तो सभी जो हमारे देश के लिए खतरा वाली संस्था है, वह सभी संस्था असंवैधानिक संस्था है। और वह कैसी संस्था है? तो वह सभी आतंकवादी संस्था है। अब बताइए, आतंकवादी संस्था क्या भारत के लिए सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या संविधान के लिए सही होगा? संविधान कहता है कि आप जाइए और आतंकवादी संगठन में भर्ती हो जाइए या आतंकवादी संगठन का स्थापना कर लीजिए, कभी भी संविधान नहीं कहेगा। इसीलिए सभी आतंकवादी संगठन या संस्था संविधान के क्या हैं? विरुद्ध हैं। और इस सभी आतंकवादी संस्था किस संस्था के अंतर्गत आएंगी? तो असंवैधानिक संस्था के अंतर्गत आएंगी। तो लिख लीजिएगा उदाहरण, सभी आतंकवादी संगठन या संस्था, लिखिएगा सभी आतंकवादी संस्था। जो भी आप संस्था का नाम जानते हैं एक लिख लीजिएगा, जैसे ISIS, यह क्या है? एक आतंकवादी संगठन है या संस्था है। और यह कैसी संस्था है? असंवैधानिक संस्था है। अब चलते हैं मेरे साथियों गैर संवैधानिक संस्था की तरफ। पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं कि गैर संवैधानिक संस्था का परिभाषा क्या होगा। तो वैसी संस्था जिसका स्रोत संविधान नहीं है, लेकिन वे सभी संविधान के आदर्शों का पालन करती हैं, वे सभी संस्था गैर संवैधानिक संस्था कहलाएंगी। और गैर संवैधानिक संस्था 3 प्रकार की होती हैं। तो 3 प्रकार भी देखेंगे और इसका परिभाषा भी लिखेंगे, तब इसके उदाहरण को देखेंगे। तो पहले लिखिएगा, पहले परिभाषा लिख लीजिएगा, वे संस्था जिसका स्रोत संविधान नहीं है, लेकिन ये सभी संस्थाएं
संविधान के आदर्शों का पालन करती हैं। तो मेरे साथियों, गैर संवैधानिक संस्था कैसी संस्था होगी? परिभाषा क्या होगा? तो वे संस्था जिसका स्रोत संविधान नहीं है, यानी संविधान में इनका जिक्र नहीं है, लेकिन वे सभी संस्थाएं जो गैर संवैधानिक संस्था हैं, वे सभी संस्थाएं संविधान के आदर्शों को पालन करती हैं या मानती हैं। वे सभी संस्थाएं कौन सी संस्था कहलाएगी? गैर संवैधानिक संस्था। और ये कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक है सांविधिक, विधिक या कानूनी संस्था, दूसरा है कार्यकारी संस्था और तीसरा है अन्य संस्था। तो आइए पहले इसकी जो 3 प्रकार के जो गैर संवैधानिक संस्था में आपकी संस्था है उसको देख लेते हैं। पहला है मेरे साथियों, गैर संवैधानिक में संविधिक संस्था, संविधिक या इसी को बोलते हैं विधिक या इसी को बोलते हैं कानूनी संस्था। नाम अलग अलग है, संविधिक, विधिक या कानूनी। ये 3 देखने में लगेगा, लेकिन या करके है, यानी जो विधिक है वही संविधिक है, जो संविधिक है वही विधिक है, जो विधिक है वही कानूनी है। नाम बस अलग अलग है, लेकिन व्यक्ति क्या है, संस्था क्या है, एक है। दूसरा क्या है? दूसरा कार्यकारी संस्था। और गैर संवैधानिक में तीसरा प्रकार है अन्य। आइए मेरे साथियों, संविधिक, विधिक या कानूनी संस्था वे संस्था होती हैं जो संसद के कानून से बनती हैं। तो परिभाषा लिख लीजिएगा, इसका परिभाषा से ही आप पकड़ पाएंगे। लिखिएगा, वे संस्था जिसका निर्माण संसद के कानून से हुआ है। संसद के कानून से हुआ है। वे सभी संस्था क्या कहलाएगी? वे सभी संस्था कहलाएगी संविधिक संस्था, विधिक संस्था या कानूनी संस्था। उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि जब भी पूछेगा आपका यह परिभाषा नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा उदाहरण पूछेगा। तो उदाहरण लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह कैसी संस्था है? संविधिक, विधिक या कानूनी संस्था है, पहला। दूसरा लिखिएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तीसरा लिखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग, यह भी कैसी संस्था है? संविधिक, विधिक या कानूनी संस्था है। चौथा लिखिएगा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, यह भी कैसी संस्था है? यह आपकी पर्यावरण से संबंधित है, लेकिन कैसी संस्था है? संविधिक, विधिक या कानूनी। नेक्स्ट लिखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग, CBC बोलते हैं इसको, केंद्रीय सतर्कता आयोग कैसी संस्था है? तो संविधिक, विधिक या कानूनी। एक और लिख लीजिएगा, केंद्रीय सूचना आयोग, RTI जिसको बोलते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग, यह भी कैसी संस्था है? संविधिक, विधिक या कानूनी संस्था है। और यह सभी जो संस्थाएं हैं मेरे साथियों, इसको कौन बनाया है? तो इस कानून किसके जरिए बने हैं?
तो संसद के कानून से ये बने हैं, इसलिए ये भी सभी संस्थाएं कैसी संस्था है, संविधिक, विधिक या कानूनी संस्था है। तो वे संस्था जिसका निर्माण संसद के कानून से हुआ है वे सभी संस्थाएं संविधिक, विधिक या कानूनी संस्था होंगी। तो क्षेत्र उदाहरण में लिख दिया हूँ। अब देखिएगा कि जो भी संस्था का निर्माण संसद किया होगा, एक आप नीचे छोड़ दीजिएगा जगह और लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संस्था है जो आपका कानूनी या विधिक संस्था नहीं है। दे देगा एक कार्यकारी संस्था में से या दे सकता है इनमें से कोई। तो 3 तो याद इसमें से होगा और एक इसको निकालेंगे तभी तो जाके आप पकड़ पाएंगे कि कौन सी संस्था कार्यकारी है, कौन सी संस्था संविधिक या विधिक है या संविधिक है, या कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था है। यदि पूरा जब तक जानेंगे नहीं तब तक आप कैसे कर पाएंगे प्रश्न। इसलिए संस्था को पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे साथियों, ठीक है। अब आते हैं कार्यकारी संस्था पे। अब देखिए कार्यकारी संस्था किसे कहते हैं, तो वे संस्था जिसका निर्माण कार्यपालिका या राष्ट्रपति के द्वारा किया गया हो वे सभी संस्था क्या कहलाएंगी, कार्यकारी संस्था कहलाएंगी। तो आइए लिख लेते हैं, लिखिएगा वे संस्था जिसका निर्माण कार्यपालिका या राष्ट्रपति के द्वारा किया गया हो वे सभी संस्था क्या कहलाएगी, कार्यकारी संस्था। जैसे उदाहरण में देख लीजिएगा, इसके 2 उदाहरण बहुत ही प्रचलित हैं। पहला लिखिएगा नीति आयोग और इसी का नाम क्या है, योजना आयोग। इसी को क्या बोलते हैं, योजना आयोग। पुराना नाम क्या है, योजना आयोग। तो योजना आयोग किसके कहने पर हुआ है, राष्ट्रपति के कहने पे हुआ है या कार्यपालिका के कहने पर हुआ है। कौन सी संस्था, नीति आयोग या योजना आयोग। पुराना नाम क्या है, योजना आयोग। नया नाम क्या है आपका, नीति आयोग। और दूसरा नाम लिख लीजिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। यह भी कैसी संस्था है, तो मेरे साथियों राष्ट्रीय विकास परिषद आपकी कार्यकारी संस्था है। अन्य में लिख लीजिएगा छात्र संघ, यह कैसी संस्था हो जाएंगी, सभी अन्य में आ जाएंगी। तो मेरे साथियों संस्था कितने प्रकार की हैं, 3, संवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्था। असंवैधानिक संस्था किसे कहते हैं, वे संस्था जिसका स्रोत संविधान है उसे असंवैधानिक संस्था कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, असंवैधानिक संस्था किसे कहते हैं, तो वे संस्था जिसका स्रोत संविधान नहीं है और संविधान के ये विरुद्ध है, वे सभी संस्थाएं असंवैधानिक संस्था कहलाती हैं। जैसे सभी आतंकवादी संगठन या संस्था, ठीक है। गैर संवैधानिक संस्था किसे कहते हैं, तो वे संस्था जिनका स्रोत संविधान नहीं है लेकिन वे सभी संस्थाएं जो संविधान के आदर्शों को मानती हैं, पालन करती हैं, वे सभी संस्थाएं क्या कहलाएंगी, गैर संवैधानिक संस्था कहलाएंगी। और गैर संवैधानिक भी कितने प्रकार की हैं, 3, संविधिक, विधिक या कानूनी संस्था, और दूसरा है कार्यकारी और तीसरा है अन्य। अब चलते हैं मेरे साथियों संविधान का वर्गीकरण पे। तो मेरे साथियों आइए पहले हेडिंग बना लेते हैं, संविधान का वर्गीकरण, तभी से समझने का प्रयास करते हैं। तो हेडिंग बनाइएगा संविधान का वर्गीकरण। संविधान का वर्गीकरण मेरे साथियों संविधान को 3 भागों में बांटे हैं, देखिएगा और लिखिएगा भी। संविधान को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला लिखिएगा लिखित संविधान और अलिखित संविधान।
लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। और संविधान का दूसरा वर्गीकरण है विकसित संविधान। विकसित संविधान और निर्मित संविधान। और निर्मित संविधान। निर्मित संविधान। मेरे साथियों, संविधान का तीसरा वर्गीकरण है लचीला संविधान। लचीला संविधान। संविधान और कठोर। कठोर को जटिल भी बोलते हैं। कठोर या जटिल संविधान। जटिल संविधान। संविधान। तो मेरे साथियों, संविधान का वर्गीकरण किए हैं और देखे हैं कि संविधान का 3 प्रकार होते हैं। पहला लिखित संविधान और अलिखित संविधान, दूसरा विकसित संविधान और निर्मित संविधान, और तीसरा है वर्गीकरण में लचीला संविधान और कठोर या जटिल संविधान। तो मेरे साथियों, संविधान का वर्गीकरण का जो पहला वर्गीकरण है लिखित संविधान और अलिखित संविधान। क्या होता है? लिखित संविधान किसे कहते हैं? अलिखित संविधान किसे कहते हैं? लिखित संविधान का उदाहरण किस देश का संविधान है और अलिखित संविधान का उदाहरण किस देश का संविधान है? ठीक है, तो एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथियों, आइए समझते हैं। पहले हम समझेंगे लिखित संविधान क्या होता है। लिखित संविधान, तो हेडिंग बना लीजिएगा, लिखित संविधान। लिखित संविधान। लिखित संविधान। यदि कोई आपसे पूछे कि लिखित संविधान किसे कहते हैं या परिभाषा इसका क्या होगा, तो क्या बताएंगे? तो सीधे बताइएगा, ऐसा संविधान जिसका अधिकांश प्रावधान लिखा होता है उसे लिखित संविधान कहते हैं। और कोई पूछ दे कि अलिखित संविधान किसे कहते हैं, परिभाषा बताइए, तो बताइएगा अलिखित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसका अधिकांश प्रावधान अलिखित रूप में मौजूद होता है, उसे अलिखित संविधान कहते हैं। मान लीजिए कोई परिभाषा पूछे तो यह बता देंगे, और यह कोई पूछ देगा कि यह बताइए कि लिखित संविधान किस देश का संविधान लिखित संविधान है, तो क्या बताएंगे? तो बता दीजिएगा कि भारत का संविधान लिखित संविधान है यार, यूएसए का संविधान लिखित संविधान है। तो कहेगा वाह, गजब का जवाब दिए हैं। तो यह बताइए कि अलिखित संविधान का उदाहरण कौन सा देश होगा, तो कह दीजिएगा कि ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है। तो मेरे साथियों, आइए पहले लिखित संविधान का परिभाषा लिख लेते हैं, तब इसका उदाहरण भी लिख लेंगे। तो लिखिएगा, संविधान का अधिकांश प्रावधान लिखित रूप से पाया जाता है जबकि अलिखित कुछ मात्रा में होता है। कुछ मात्रा में होता है उसे लिखित संविधान कहते हैं।
उसे लिखित संविधान कहते हैं। अभी इसका उदाहरण कौन कौन से देश के संविधान हो जाएंगे, तो सबसे जो पूछा जाता है वह लिख लेते हैं। पहला USA और दूसरा भारत लिख लीजिएगा। इसका उदाहरण में क्या होगा, USA और भारत। यानी अमेरिका का संविधान कैसा है, लिखित संविधान का उदाहरण है। भारत का संविधान कैसा है, भारत का संविधान भी लिखित संविधान है। लेकिन कुछ मात्रा में मेरे साथियों इसमें भी अलिखित रूप पाया जाता है, आगे चर्चा करेंगे। भारत में भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो अलिखित रूप में मौजूद हैं, ठीक है, उसको आगे देखेंगे। पहले अलिखित को समझ लेते हैं, तो हेडिंग डालिएगा अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। आइए इसका परिभाषा लिख लेते हैं कि इसका परिभाषा क्या होगा। लिखिएगा, संविधान का अधिकांश प्रावधान अलिखित रूप में यहाँ पे मैं कर लीजिएगा, सॉरी, अलिखित रूप में पाया जाता है, जबकि लिखित कुछ मात्रा में पाया जाता है या होता है। जबकि लिखित कुछ मात्रा में पाया जाता है, उसे अलिखित संविधान कहते हैं। अलिखित संविधान कहते हैं। तो मेरे साथियों यदि कोई पूछे आपसे कि अलिखित क्या होता है, अलिखित संविधान किसे कहते हैं, तो बोल दीजिएगा कि संविधान का वह भाग जिसमें अधिकांश भाग अलिखित रूप में मौजूद होते हैं, जबकि कुछ मात्रा में लिखित भी रूप पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे, अलिखित संविधान कहेंगे। और इसका उदाहरण क्या होगा, तो लिख लेते हैं, लिख लीजिएगा। लिखिएगा, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान। तो मेरे साथियों लिखित संविधान किसे कहते हैं और इसका उदाहरण कौन कौन से देश का संविधान है देख लिए, और लिखित संविधान का परिभाषा भी देख लिए और इसका उदाहरण भी देख लिए। अब चलते हैं वर्गीकरण में दूसरे पे, और दूसरा क्या है, विकसित संविधान किसे कहते हैं और निर्मित संविधान किसे कहते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि निर्मित संविधान किसे कहते हैं। तो हेडिंग डालिएगा निर्मित संविधान। निर्मित संविधान। मेरे साथियों निर्मित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसका निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय में किया गया हो और एक निश्चित तिथि को लागू किया गया हो, वैसे संविधान को निर्मित संविधान कहते हैं। एक बार फिर सुनिएगा, वैसा संविधान जिसका निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय में किया गया हो और एक निश्चित तिथि को लागू किया गया हो, वैसे संविधान को निर्मित संविधान कहते हैं। और इसका उदाहरण है यूएसए का संविधान और भारत का संविधान।
ठीक है। भारत का संविधान भी मेरे साथियों एक संविधान सभा के द्वारा किया गया है, निश्चित समय में किया गया है और एक निश्चित तिथि को लागू भी किया गया है। तो आइए लिख लेते हैं कि निर्मित संविधान का परिभाषा और इसका उदाहरण। तो लिखिएगा निर्मित संविधान ऐसा संविधान होता है, निर्मित संविधान ऐसा संविधान है जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित तिथि में किया गया हो और निश्चित तिथि को लागू किया गया हो उसे क्या कहेंगे? निर्मित संविधान कहेंगे। उदाहरण देख लीजिए मेरे साथियों, उदाहरण से ही प्रश्न बनता है, बार बार उदाहरण देखिएगा क्योंकि उदाहरण ही पूछता है। और इसका उदाहरण है यूएसए का संविधान और भारत का संविधान। अब आइए निर्मित संविधान के एक बार लेटर को पढ़ते हैं, तब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। निर्मित संविधान ऐसा संविधान है जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा, यानी जब देखे होंगे कि कैबिनेट मिशन 1946 पढ़ेंगे भी आगे, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत मेरे साथियों भारत में संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा ही संविधान का निर्माण किया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे देश में लागू हो गया। तो संविधान के द्वारा एक निश्चित तिथि में किया गया, यानी आपसे कोई पूछता है कि भारत का संविधान कितने दिन में बन के तैयार हो गया, तो आप बताते हैं ना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो एक निश्चित तिथि है कि नहीं है? है। और निश्चित तिथि को क्या किया गया हो? लागू किया गया हो। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हो गया? लागू भी हो गया। तो भारत का संविधान और यूएसए का संविधान कैसा उदाहरण है? निर्मित संविधान का उदाहरण है। मेरे साथियों कुछ पॉइंट आप अमेरिका या यूएसए के संविधान से लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा। भारत का नहीं लिखिएगा, विश्व का सबसे पुराना निर्मित संविधान यूएसए का है। किसका है? यूएसए का है। निर्मित का मतलब है कि बनकर तैयार होना या बनकर रेडी हो जाना। तो यूएसए का जो मेरे साथियों संविधान था, यह देखिए यूएसए लिख देते हैं संविधान, यह निर्मित हो गया था 17 सितंबर 1787 में, लेकिन लागू होता है आपका 1789 में। तो लिख लीजिएगा निर्मित यानी तैयार। निर्मित मतलब क्या होता है? तैयार, बनकर तैयार होना। तो यूएसए का संविधान बनकर तैयार हो गया था 17 सितंबर 1787 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ? लिख लीजिएगा, लागू हुआ 1789 में। तो कोई पूछे कि
यूएसए का संविधान कब निर्मित हुआ? तो 17 सितंबर 1787 में निर्मित हो गया था, बनकर तैयार हो गया था। लागू कब हुआ? 1789 में। उसी प्रकार भारत का भी है, भारत का भी लिख लीजिएगा। भारत का मेरे साथियों निर्मित मतलब बनकर तैयार और लागू। मेरे साथियों भारत का जो संविधान है वो बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। यह ध्यान में रखिएगा। भारत का संविधान कैसा संविधान है? निर्मित संविधान है। कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। यूएसए का संविधान भी कैसा संविधान? निर्मित संविधान का उदाहरण है। निर्मित कब हुआ था? 17 सितंबर 1787 को। लागू कब हुआ? आपका 1789 में लागू हुआ। ठीक है, तो मेरे साथियों संविधान का वर्गीकरण में दो वर्गीकरण को पढ़ लिए हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान किसे कहते हैं यह भी देख लिए। निर्मित संविधान किसे कहते हैं इसको देख लिए। अब देखेंगे विकसित संविधान क्या होता है। तो मेरे साथियों विकसित संविधान उसे कहा जाता है जो किसी संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय में नहीं होता है। अर्थात एक बार दोबारा सुनिएगा, विकसित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसका निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय में नहीं किया जाता है, बल्कि उसका निर्माण इतिहास, परंपरा और अभिसमय के रूप में विकसित होता है। वैसे संविधान को विकसित संविधान कहते हैं और इसका सही और सटीक उदाहरण ब्रिटेन का संविधान माना जाता है। तो लिखने से पहले मेरे साथियों इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। तो मेरे साथियों हेडिंग डालिएगा विकसित संविधान और इसको लिखते हैं विकसित संविधान। विकसित संविधान इसको समझ लिए हैं, बस लिखना है, लिखिएगा विकसित संविधान। विकसित संविधान ऐसा संविधान होता है, ऐसा संविधान होता है, संविधान होता है, होता है जिसका निर्माण, जिसका निर्माण निर्माण किसी संविधान सभा, किसी संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय सीमा में नहीं किया गया है, नहीं किया गया है बल्कि यह इतिहास परंपरा और अभी समय के साथ साथ विकसित हुआ है, हुआ है। ठीक है, तो मेरे साथियों विकसित संविधान कैसा संविधान होता है? तो विकसित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसका निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं किया जाता है।
किसी निश्चित समय सीमा में नहीं किया जाता है, बल्कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण इतिहास के द्वारा होता है, परंपरा पर आधारित होता है, अभी समय के रूप में, यानी आज समय कल समय को देखते हुए, यानी आज कानून की ज़रूरत है तो हम कानून बना सकते हैं। तो जो समय आपका बीत रहा है इसी को क्या बोलते हैं, अभी समय बोलते हैं। अभी समय के साथ साथ यह संविधान विकसित हुआ है, और ऐसे संविधान का उदाहरण कौन सा देश है, तो ब्रिटेन है। तो आइए लिख लेते हैं, उदाहरण लिखिएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान कैसा है, तो आपका विकसित संविधान का उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान। और भारत का संविधान कैसा उदाहरण है, तो निर्मित संविधान का उदाहरण है। जबकि ब्रिटेन का संविधान कैसा है, तो आपका विकसित संविधान का उदाहरण है। यदि कोई पूछे कि यह बताइए कि अमेरिका के संविधान कैसा उदाहरण है, विकसित है या निर्मित है, तो क्या बताएंगे, निर्मित है। भारत का कैसा है, निर्मित है। ब्रिटेन का कैसा है, तो यहाँ पे हो जाएगा विकसित। ध्यान रखिएगा मेरे साथियों। अब संविधान के तीसरे वर्गीकरण पे चलते हैं, और तीसरा वर्गीकरण था मेरे साथियों लचीला संविधान या कठोर संविधान। तो हम यह देखेंगे कि किस देश का संविधान लचीला है, किस देश का संविधान कठोर है। भारत का संविधान लचीला है या कठोर है, कैसा है, तो अब देखेंगे। तो आइए पहले हेडिंग बना लेते हैं। संविधान का वर्गीकरण में तीसरा वर्गीकरण है लचीला संविधान, लचीला संविधान और कठोर या जटिल, संविधान, कठोर या जटिल संविधान। सर्वप्रथम लचीला संविधान को देखेंगे कि किस देश का संविधान लचीला है। लचीला संविधान मेरे साथियों, लचीला या कठोर होता क्या है, तो इसका आकलन करते हैं किसी विधेयक में किसी कानून को पारित करने से, कि किसी कौन सा विधेयक किस बहुमत से पारित होता है, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि इस देश का संविधान लचीला है, इस देश का संविधान कठोर है। यानी मान लीजिए कोई साधारण कानून है तो उसको साधारण विधेयक से पारित करेंगे, उसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत होगी। लेकिन मान लीजिए संविधान में संशोधन करना होगा, तब तो यह बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और इसके लिए जटिल प्रक्रिया की ज़रूरत होती है। लेकिन किसी देश में संविधान संशोधन कानून भी साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, कुछ लोग उसमें मंजूरी दे देते हैं तो पारित हो जाता है, तो उस देश का संविधान कैसा होगा, लचीला संविधान होगा। तो आइए पहले लचीला संविधान को देखने का प्रयास करते हैं उदाहरण के माध्यम से। मेरे साथियों उदाहरण देखिएगा, यदि मैं कहूँ कि एक है साधारण कानून, यह कैसा कानून है, साधारण कानून। और एक और उदाहरण लेते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। मेरे साथियों साधारण जो कानून है यह साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। कैसे पारित होना चाहिए, साधारण बहुमत से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। यानी इसमें ज़्यादा वोट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये कैसी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। इसमें भारी भरकम बहुमत चाहिए। इसमें कैसा चाहिए, ज़्यादा बहुमत, यानी प्रभावी बहुमत चाहिए, प्रभावी बहुमत चाहिए, या कह सकते हैं कि विशेष बहुमत चाहिए, यानी अधिक इसमें बहुमत की ज़रूरत होती है। मान लीजिए संविधान में संशोधन करने का मतलब यह है कि हमारा संविधान बना, कब बना,
26 जनवरी 1950 को। और हमारा संविधान में 8 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं और कितने भाग हैं? 22 भाग थे। ठीक है। अब सोचिए, किसी की सरकार बनती है और डेली संविधान को मिटाता है और डेली संविधान को क्या करता है? लिखता है। कैसे लिखेगा? संशोधन करेगा। संशोधन संविधान में कौन कर सकता है? तो सरकार कर सकती है। जो लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य मंत्री बैठे हैं, सदस्य सांसद बैठे हैं, वह कर सकते हैं। अब सोचिए कि इनको इतना पावर दे दिया जाए कि ये रोज बैठ के संविधान को मिटा रहे हैं, बना रहे हैं, मिटा रहे हैं, बना रहे हैं। इसीलिए किसी की देश के संविधान को वहाँ के मंत्री, वहाँ के नेता रोज मिटाए नहीं, रोज नया बनाए नहीं। इसीलिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जटिल प्रक्रिया बना दिया गया है। यानी संविधान में कोई भी संशोधन आसानी से नहीं हो सकता है। ठीक है। लेकिन जिस देश में संविधान संशोधन साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, उस देश का संविधान कैसा होगा? लचीला संविधान होगा। तो लिखिएगा। लेकिन मेरे साथियों, यदि एक पॉइंट लिख लीजिएगा, लिखिएगा, जिस देश में दोनों ऊपर वाले दोनों समान प्रक्रिया से पारित होते हैं उस देश का संविधान लचीला संविधान कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि साधारण कानून को साधारण बहुमत से पारित करते हैं, ठीक है, लेकिन संविधान संशोधन को भी साधारण बहुमत से पारित कर देते हैं, तब तो दिक्कत है। क्योंकि आप साधारण बहुमत से पारित करते हैं तो जिसकी भी सत्ता होगी रोज संविधान को मिटाएगा और अपना संविधान लिख देगा, लेकिन यह तो गलत हो जाएगा। इसलिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। एक भारी बहुमत की जरूरत होती है, और भारी बहुमत जिस देश के संविधान में नहीं रहेगा उस देश का संविधान कैसा होगा? लचीला होगा। इसका उदाहरण लिख लीजिएगा। उदाहरण, लचीला संविधान का उदाहरण कौन सा देश है? तो ब्रिटेन है। कौन सा संविधान है? ब्रिटेन कैसा उदाहरण है? किस संविधान का? तो लचीला संविधान का उदाहरण है। अब चलते हैं कठोर या जटिल की तरफ। कठोर या जटिल संविधान। मेरे साथियों, कठोर या जटिल में भी उदाहरण ले लेते हैं। पहले उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक है साधारण कानून और दूसरा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ऊपर का उदाहरण लेके समझने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, मान लीजिए यदि किसी देश में साधारण कानून साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल बहुमत से पारित किया जाता है, बहुमत से पारित करते हैं। यदि किसी देश में ऐसा होता है कि साधारण कानून को साधारण बहुमत से पारित करके कानून बनाते हैं और संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जटिल बहुमत से पारित करते हैं, तो उस देश का संविधान कैसा होगा? कठोर या जटिल संविधान का उदाहरण होगा। और इसका सही एकदम सटीक उदाहरण है यूएसए का संविधान। भारत का संविधान अभी जिक्र नहीं आया है, नहीं भारत का संविधान लचीला है, नहीं कठोर में आया है उदाहरण में।
कठोर का एकदम सटीक उदाहरण है यूएसए का संविधान। पहले लिख लेते हैं, तब भारत पे चर्चा करेंगे। तो लिखिएगा, लिखिएगा, जिस जिस देश में देश में देश में दोनों प्रक्रिया दोनों प्रक्रिया दोनों प्रक्रिया समान नहीं हो, समान नहीं हो मतलब अलग अलग हो, समान नहीं हो, उस देश का संविधान उस देश का संविधान संविधान कठोर संविधान कहलाता है। कठोर या जटिल जटिल संविधान संविधान कहलाता है, कहलाता है, सॉरी लिख लीजिएगा, कहलाता है। उदाहरण में लिखिएगा, इसका सबसे सटीक उदाहरण कौन सा है? यूएसए। लिखिएगा यूएसए, यानी यूएसए में मेरे साथियों साधारण कानून को साधारण बहुमत से पारित करते हैं, जबकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जटिल बहुमत से पारित करते हैं। इसीलिए यहाँ पे उदाहरण में क्या लिखे हैं? यूएसए। जबकि लचीला संविधान में साधारण कानून को साधारण बहुमत से पारित करते हैं, जबकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भी साधारण बहुमत से ही पारित करते हैं। यानी एक डंडे से सबको हाँक दे रहे हैं, एक डंडे से सबको मार दे रहे हैं, एक नज़र सबको देख रहे हैं, एक ही नज़र से सबको। भाई प्रेमिका को देखने के लिए दूसरी नज़र होती है और समाज को देखने के लिए दूसरी नज़र होती है। अब एक ही नज़र से सबको देखते चलें तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो उसी प्रकार जिस देश के संविधान में अलग अलग दोनों प्रक्रिया दोनों बहुमत से पारित होते हैं वहाँ पे कठोर, और जहाँ पे एक ही प्रकार से पारित होते हैं वहाँ पे लचीला। अब आता है मेरे साथियों भारत का, भारत के बारे में, क्योंकि भारत का उदाहरण नहीं लचीला में आया है और नहीं कठोर में आया है। तो मेरे साथियों भारत का संविधान लचीला और कठोर का मिश्रण है। क्या है? भारत का संविधान कठोर संविधान और लचीला का क्या है? मिश्रण है। तो पहले लिखिएगा, लिखिएगा यहाँ पे लिखिएगा लचीला, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखिएगा क्योंकि समझ में आ जाएगा आपको। लचीला संविधान, लचीला संविधान और कठोर संविधान यानी जटिल संविधान। कठोर या जटिल, कठोर को ही क्या बोलते हैं? जटिल संविधान, जटिल संविधान। और ऐसे करके एक लिख लीजिएगा पॉइंट, एक पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा भारत का संविधान, भारत का संविधान संविधान दोनों को यानी लचीला संविधान और कठोर संविधान या जटिल संविधान को कर रहा है, दोनों को मिलाकर बनाया गया है, बनाया गया है। लेकिन यह प्रश्न नहीं पूछेगा कि भारत का संविधान लचीला संविधान और कठोर संविधान कैसा उदाहरण है, तो यह कभी नहीं पूछेगा। लेकिन भारत का संविधान लचीला संविधान और कठोर या जटिल संविधान को मिलाकर बनाया गया है। यह एक शब्द देता है, बार बार पूछता है कि भारत का संविधान कैसा है। तो मेरे साथियों इसको राजनीतिक या संविधान के भाषा में हम लिखेंगे कि भारत का संविधान अंशतः, कैसे? अंशतः जटिल या कठोर तथा अंशतः लचीला है। थोड़ा सा कठोर है, थोड़ा सा लचीला है। अंशतः का मतलब थोड़ा थोड़ा है एकदम। तो आइए लिख लेते हैं, यही शब्द बार बार देता है जब भी आप स्टेट पीसीएस यूपीएससी में यदि आप बैठते हैं तो अंशतः देता है। यह नहीं देता है कि भारत का संविधान मिश्रित है, यह तो गलत है, ठीक है ना। भारत का संविधान कहीं भी ऑप्शन में मिश्रित नहीं देगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला देगा। तो यह शब्द को आपको पकड़ना है, तो लिख लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा भारत का संविधान
संविधान, भारत का संविधान अंशतः लिखेगा, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला है, यानी होले होले है। भारत का संविधान कैसे है? थोड़ा सा कठोर है, थोड़ा सा नर्म है, थोड़ा सा लचीला है। यानी हम अपने संविधान को इतना कठोर भी नहीं बनाए हैं कि उसमें संशोधन नहीं किया जा सके, और इतना लचीला भी नहीं बनाए हैं कि उसमें आसानी से संशोधन किया जा सके। मतलब हम दोनों का मिश्रण बनाए हैं। लेकिन मेरे साथियों, यह शब्द गलत दे देता है। भारत का संविधान कठोर और लचीला का मिश्रण है, यह शब्द कहीं नहीं आएगा। कभी भी आप कितना भी टेस्ट सीरीज मान लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ये कभी नहीं आएगा कि भारत का संविधान मिश्रण संविधान का उदाहरण है। यह बताया बढ़ जाता है। आप भी लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा कि भारत का संविधान कठोर और लचीला का मिश्रण है। लेकिन कभी भी आप जब प्रैक्टिस सेट करेंगे और 4 ऑप्शन आएगा तो कभी भी मिश्रण नहीं आएगा। यदि आ गया तो आप मार लीजिएगा, नहीं आएगा तो भाई ये वाला तो ऑप्शन एकदम फिक्स है, यह लिख लीजिएगा। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यह बार बार देता है। तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, सर्किल में कर लीजिएगा। एक पॉइंट और लिखिएगा, एक पॉइंट और लिख दीजिएगा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान का उदाहरण है। लिख लीजिएगा यह पॉइंट। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लिखित संविधान है। और मेरे साथियों, यदि कोई पूछ दे कि विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो अमेरिका का। यह भी पॉइंट लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। विश्व का पहला लिखित संविधान यूएसए का है, तो मेरे साथियों, आज संविधान का यह दूसरा वीडियो था यूपीपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए। और इस वीडियो में संविधान के परिचय पर अध्ययन किए हैं, और इस अध्ययन में संविधान का परिभाषा देखे हैं, संविधान का क्या अर्थ होता है उसको देखे हैं, राज्य व्यवस्था या पॉलिटी क्या होता है उसको देखे हैं, संस्था इसको देखने का प्रयास किए हैं, संविधान का वर्गीकरण किए हैं और इसको 3 भागों में बांटे हैं। लिखित संविधान और अलिखित संविधान किसे कहते हैं, और किस देश का संविधान लिखित संविधान है और किस देश का संविधान अलिखित संविधान है, इसको भी देख लिए। निर्मित संविधान और विकसित संविधान किस देश का है और उदाहरण क्या है, देख चुके हैं। लचीला संविधान और कठोर संविधान किस देश का है और इसका उदाहरण क्या है, सब देख लिए हैं। तो मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरे साथियों। और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं, मेरे साथियों निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।